नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हृदय इस यूट्यूब चैनल्स पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज सब्जेक्ट की सीरीज हम लोग लेकर के आए हैं और इसमें हम लोग पहला जो डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का, ठीक है ना। और हिस्ट्री में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को आज शुरू करने के लिए जा रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और उसको हम लोग देखेंगे कि क्या कैसे डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पे यूरोपियन कंपनियां आई और किस पर्पज से आई थी, ट्रेड के सिलसिले में आई थी और किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी उन्हें, कैसे उन्हें यहाँ पे सक्सेस मिला, इतनी ज़्यादा अपार सफलता क्यों मिली। और ये सब तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग आज जो है डिस्कस करेंगे। और अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ जो यूरोप से लोग आए, सारे के सारे लोग यूरोप से हैं। जैसे मान लीजिए मॉडर्न टाइम्स में, आधुनिक समय में जो ग्रुप यहाँ पे आया, वो पहला था पोर्तुगीज, दूसरा था डच, तीसरा था ब्रिटिश, चौथा था डेनमार्क और लास्ट में फ्रेंच, ठीक है ना। ये 5 कम्युनिटीज़ आई है। कुछ लोग स्वीडन को भी मानते हैं जो 1686 में यहाँ पे ट्रेड के सिलसिले में या बिज़नेस के सिलसिले में आई है। तो ठीक है ना, तो कुल मिला-जुला कर के 5 या 6 अब जो भी कम्युनिटीज़ है, ये सब के सब कहाँ से थे? यूरोप से थे। ये जो पाँचों ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ है या ये जो मर्चेंट्स है, ये सब के सब कहाँ से आए हैं? यूरोप से आए। तो यहाँ अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि यूरोप से ही ये सारे लोग क्यों आए? या यूरोप से भारत आने के पीछे क्या-क्या रीज़न रहा है? ठीक है ना? यूरोप के ही लोग यहाँ पे क्यों आए? और यूरोप में ही एक ऐसा समुदाय था ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश या जो अंग्रेज थे, उनको तो यहाँ इतनी अपार सफलता मिली है कि 400 सालों तक उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक रूप से इस देश को उन्होंने क्या किया है? गुलाम बनाया है। तो यूरोप से जो लोग यहाँ पे आए उसके पीछे कई सारे कारण थे। पहला कारण था कि कच्चे माल की माँग, कच्चे माल की माँग, ठीक है? दैट मीन्स कि भारत में जिन-जिन चीज़ों का उत्पादन होता था या भारतीय समाज में जिन-जिन चीज़ों का उत्पादन होता था ज़्यादा संख्या में, दैट मीन्स कि जैसे मसाला, ठीक है? स्पाइस, फिर उसके बाद यदि हम लोग बात करें कॉटन, ठीक है? सूती वस्त्र, या हम लोग बात करें आपका हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है ना? हैंडी हैंडीक्राफ्ट्स हैंडीक्राफ्ट्स या फिर आर्टिफैक्ट्स आर्टिफैक्ट्स या फिर जेम्स, डिफरेंट टाइप्स के जो रत्न पाए जाते थे यहाँ पे, इन सब सारी चीज़ों की यूरोप में बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। और कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि स्पाइस एक इतना बड़ा फैक्टर्स था कि स्पाइस वो प्रोडक्ट है जिसके चलते भारत गुलाम बना है। आज भी भारत में वर्तमान समय में भी स्पाइस का हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है इंडिया का विथ कॉम्पेरिजन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यदि हम पूरी दुनिया की यदि हम बात करें तो उसका जो मैक्सिमम परसेंटेज में स्पाइस का प्रोडक्शन जो इंडिया में होता है। और इन स्पाइसेस की डिमांड जो है यूरोप के बाजार में, यूरोप के समाज में काफी ज्यादा थी। तो पहला पॉइंट हो गया कच्चे माल की मांग। अब आप ये कहेंगे कि मान लीजिए मसाला का जो है किन किन चीजों में यूज होता था। तो पहला चीज है कि दवाइयों में यूज करते थे ये लोग, डेली लाइफ एक्टिविटीज में यूज होता था। और तीसरा जो था रंगाई छपाई एंड अदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज, उसमें स्पाइसेस का यूज होता था। तो पहला जो पॉइंट हमारा हो गया कि कच्चे माल की जो है मांग यूरोप में सर्वाधिक थी, पहला। दूसरा कि भारतीय जो व्यापार था, भारतीय व्यापार पर अरबी और वेनिस व्यापारियों का नियंत्रण, व्यापारियों का नियंत्रण। दोस्तों, बेसिकली था क्या कि भारत और यूरोप के बीच में जो व्यापार होते थे, ठीक है ना, भारत और यूरोप के बीच का जो व्यापार था, वो टोटली कंट्रोल में किसके थे? अरबी और जो वेनिस व्यापारी थे उनके कंट्रोल में, उनके नियंत्रण में ये व्यापार होता था। अब मान लीजिए आप ऐसे समझिए इसको कि रॉ मटेरियल्स जो था उसका प्रोडक्शंस कहाँ पे हो रहा है? रॉ मटेरियल जो है उसका प्रोडक्शंस कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में। और इंडिया से ये मालें कहाँ पहुंचती थी? यूरोप में। तो जो मेडिएशन का काम है, जो बीच में जो ट्रेड
मतलब जो इंडिया से यूरोप तक जो माल पहुंच रहा है, उसमें बीच में मीडिएटर का जो काम था वो अरबिक ट्रेडर्स करते थे, एज वेल एज जो वेनिस ट्रेडर्स है वो करते थे। ठीक है। और एक क्या कारण है कि जब 1453 में कस्तुनतुनिया, दैट मीन्स कि जब तुर्की पे मुसलमानों का कब्जा हो गया, तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न रूट है इंडिया का, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रूट है, जिससे प्राचीन समय में कनेक्टिविटी यूरोप की भारी संख्या में बनी रहती थी, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न रूट है, नॉर्थ वेस्टर्न रूट, इस पे जो है मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसका कब्जा हो गया। और इससे जो इंडिया और यूरोप के बीच में, इन बिटवीन इंडिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड हो रहा था, वो कुछ समय के लिए डिस्टर्ब होने लगे। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस ट्रेड का जो ह्यूज जो बेनिफिट होता था, या लार्जर जो शेयर होता था बेनिफिट का, वो सिर्फ और सिर्फ अरबिक और वेनिस व्यापारियों के हिस्से जाता था। और ये जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, उनको इस बेनिफिट्स में बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं मिलता था। ठीक है। अब क्या हुआ कि वहाँ जो जो वहाँ के शासक थे, या जो भी गवर्नमेंट थी, उसने उस ट्रेडर्स को इस बात के लिए मोटिवेट किया कि आप भारत तक के लिए एक नए रास्ते की खोज करो। ठीक है ना। भारत तक के लिए, यूरोप से यूरोप से भारत तक के लिए भारत तक के लिए नए रास्तों की क्या करो, खोज करो, नए रास्ते की खोज। ठीक है ना। दैट मीन्स क्या है कि जो इम्पायरर है, जो शासक वर्ग है, उसके द्वारा मोटिवेट किया गया व्यापारियों को कि इंडिया और यूरोप के बीच में एक ट्रेड रूट को आप डेवलप कीजिए, या ट्रेड रूट को इन्वेंट कीजिए, डिस्कवर्ड कीजिए, ताकि जो ट्रेड बेनिफिट्स में यहाँ के व्यापारियों को भी बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त हो, और उसका लाभ यहाँ के व्यापारियों को भी मिले। ठीक है। एक तो ये चीज हो गया। फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि जो यूरोपियन लोग होते हैं, वो ज्यादा रिस्की होते हैं और एडवेंचरस होते हैं। ठीक है। अब इसका क्या सीन है कि मान लीजिए आप अ, आप जब समुद्री इलाके में चलते हैं, तो समुद्री इलाके में बहुत बड़ा हिस्सा जो है क्या है, पानी का है, जल का है। और जो स्थलीय जो सीमा है, स्थल है, उसकी एरिया बहुत कम है। ठीक है ना। तो इस एरिया में चलना तो आसान बात है, लेकिन इस बड़े हिस्से पे ट्रेड रूट पे जाना, या इस रास्ते पे चलना, एक बहुत ह्यूज टास्क है। और बड़ी संख्या में ये लोग चलते थे नए नए पॉइंट्स को खोजने के लिए। और आप एज्यूम करोगे कि उस जमाने में बहुत कम लोग ही, गिने चुने लोग पहुंचते थे, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते थे। और एक चीज क्या था कि विज्ञान जो है वो इतनी प्रगति नहीं की थी। ठीक है ना। तकनीक जो है उसका विकास बहुत ज्यादा नहीं हुआ था उस टाइम में। फिर भी ये लोग क्या है कि ये लोग रिस्क लेते थे, और लंबी लंबी समुद्री यात्राओं पे ये लोग जाते थे। और इसीलिए आप देखोगे कि एकमात्र यूरोपियंस है जिसके द्वारा अलग अलग जगहों की खोज अलग अलग समय में किया गया। जैसे आप 1492 की बात करें तो कोलंबस ने अमेरिका को खोजा। ठीक है ना। 1498 की बात करें तो वास्को डिगामा ने जो है इंडिया को खोजा है। फिर जो है आपका मार्को पोलो ने जो है चाइना को डिस्कवर किया है। ठीक है ना। और फिर जो कैप्टन कुक है, वो उसने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया की खोज की, तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज की। अलग अलग खोज का श्रेय इन लोगों को दिया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, तो विज्ञान के क्षेत्र में भी वहां पे एक डेवलपमेंट हुआ कि और एक चीज ये है कि ये जितनी भी रास्तों की खोज हुई, ट्रेड रूट का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो खोजा गया, वो या तो फिर स्पेनिश स्पेनिश ट्रेडिंग कम्युनिटीज था, सेलर्स था, या फिर पोर्तुगीज थे। या फिर कौन थे, पोर्तुगीज थे। तो आप ये कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में या प्रारंभिक दौर में जो लंबी समुद्री यात्राओं पे जाने का सिलसिला है, या विभिन्न कंट्रीज के खोज का सिलसिला है, या नए नए समुद्री रास्तों की जो खोज का सिलसिला है, वो स्पेनिश और पोर्तुगीज नाविकों के द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो
86 का एक डेट आता है और एक पुर्तगाली नाविक था जिसका नाम था बोर्थोलोमियो डियाज। बोर्थोलेमियो डियाज। इसने क्या किया कि पुर्तगाल से निकला, पुर्तगाल से चला और ये दक्षिण अफ्रीका का जो टिप है, जो लास्ट टिप है, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, वहां तक पहुंचा और वहां से वो लौट गया, क्योंकि उसके पास में जो फूड कैपेसिटी थी वो कम बचा हुआ था। उसके साथ में जितने साथी लोग थे वो आगे जाने से मना कर दिया, लेकिन निकला था ये भारत की खोज के सिलसिले में ही निकला था, लेकिन वहां से ये लौट करके चला आया। अगला डेट हम लोग देखते हैं 1492। 1492 में हम लोग क्या देखते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो भारत की खोज के लिए निकला, और लेकिन ये इसने क्या किया 1494 में, आफ्टर 2 इयर्स इसने क्या किया, ही इन्वेंटेड अमेरिका। ठीक है, आगे हम लोग क्या देखते हैं, अब अगला डेट आता है 1498 का, और 1498 में एक पुर्तगाली नाविक था जिसका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, और इसने क्या की, भारत की खोज की, इन्वेंटेड इंडिया। अब यहाँ इन्वेंटेड इंडिया से मीन्स है कि इन्वेंटेड अ न्यू ट्रेड रूट, इन्वेंटेड अ न्यू ट्रेड रूट इन बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। ठीक है ना, इसने 1498 में इसकी खोज की। अच्छा, अब एक चीज और भी देखो कि 1480s के ही आसपास में क्या था कि एक प्रिंस हुआ करता था पुर्तगाल में जिसका नाम था हेनरी। उसका नाम क्या था, हेनरी। उसने क्या किया कि नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट की खोज की, नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट को खोजा, और नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट के खोजने के बाद क्या हुआ कि जो लंबी समुद्री यात्राओं पे जाना पुर्तगाली नाविकों के लिए क्या हो गया, आसान हो गया। और इसीलिए और इसका नाम था हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द, और इसीलिए क्या हुआ, नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट के ढूंढने की वजह से ही इसको टाइटल मिला हुआ है हेनरी द नेविगेटर का, हेनरी द नेविगेटर। इसको ये टाइटल हिस्ट्री में मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रिंस हेनरी ने ही पहली बार क्या किया, जो लंबी समुद्री यात्रा पे जब ये लोग जाते थे तो कंफ्यूजन ऑलवेज बना रहता था कि किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, किस दिशा में हमें चलना चाहिए। हाँ, और ये सब जो चीजें पहले पता नहीं हो पाती थी, जैसा मैंने पहले ही बताया कि विज्ञान उतना उन्नत नहीं था, तकनीक उतनी विकसित नहीं थी, जिसके चलते ऐसी जहाजें कम बनती थी जिसमें दिशा सूचक यंत्र लगे हुए हों। तो दिशा सूचक यंत्र की खोज जो है हेनरी के मोटिवेशंस पे जो है वहां पे खोला। और एक चीज हेनरी ने क्या किया था कि अपने यहाँ पुर्तगाल में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की, और इसमें ट्रेनिंग दिया जाता था कि लंबी समुद्री यात्राओं के दौरान जो है किस किस टाइप के प्रशिक्षण की जरूरत है, वो सारी प्रशिक्षण की व्यवस्था उसने इस इंस्टीट्यूट में की। और इसीलिए पुर्तगाल से आप देखोगे कि अलग अलग समय पे अलग अलग समुद्री व्यापारियों के द्वारा अलग अलग रास्तों की खोज की गई है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं वास्को डिगामा की। वास्को डिगामा पहला यूरोपियंस है, ठीक है ना, फर्स्ट यूरोपियन as well as first Portuguese who reached at Calicut port on 17th of May 1498। बहुत बहुत महत्वपूर्ण डेट में से एक है ये, 17th of May 1498। और इस डेट ने हिंदुस्तान के भाग्य को, तकदीर को बदला है, और उसने हिंदुस्तान के पूरे इतिहास को बदल करके रख दिया है। ठीक है ना। अब इसके बाद जब वास्को डिगामा आया यहाँ पे, तो पहले ही मैंने बताया कि 1486 में जो केप ऑफ गुड होप है उसकी खोज हो चुकी थी। तो वास्को डिगामा जब चला अपने साथियों के साथ में, तो वो पहुंचा कहाँ पे, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। क्योंकि ऑलरेडी वहां तक क्या है, वहां तक का सफर इन लोगों ने ऑलरेडी तय किया था पहले ही, जो इनके सेलर्स थे, जो नाविक थे, वो ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुके थे।
इसके आगे जब ये चलना हुआ तो हिंद महासागर में, इंडियन ओशियंस में उसकी मुलाकात हुई थी अब्दुल मजीद से। अब्दुल मजीद, ये एक गुजराती व्यापारी था, गुजराती ट्रेडर्स था, गुजराती ट्रेडर्स है। एंड विद द हेल्प ऑफ गुजराती ट्रेडर्स अब्दुल मजीद, ही रीच्ड एट कालीकट पोर्ट। ठीक है ना। एक चीज ये भी ध्यान देना है आपको कि अब्दुल मजीद के सहायता से ही उसके मतलब क्या कहेंगे, दिशा निर्देश पर ही वो भारत के कालीकट पोर्ट तक पहुंचा था। वहां पे केरल में जो तत्कालीन राजा थे जमोरिन, उसने उसका जोरदार ढंग से स्वागत किया। ठीक है ना। जमोरिन ने क्या किया, उसका जोरदार ढंग से स्वागत किया। फिर वहां पे एक परंपरा भी होती थी उस जमाने में कि जो भी नए लोग आते थे या जो भी व्यापारी आते थे तो वहां के लोकल रूलर्स के लिए कुछ गिफ्ट्स या अपने यहाँ जो खास चीजें हैं वो चीजें लेकर के आते थे, वो पेश करते थे। फिर उसके बाद ये जो है जमोरिन के सामने जो है दरबार में पेश हुआ। और दरबार में जो पहले से यहाँ जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज था या जो व्यापारिक समुदाय था, दैट मीन्स की अरबिक और वेनिस, उसने व्यापारिक अनुमति देने से मना करने के लिए सलाह दिया किसको, हिंदू रूलर जमोरिन को। ठीक है ना। लेकिन उसने फिर उसको बिजनेस करने का परमिशन दिया। 90 डेज लगे थे उसे यहाँ आने में। 3 महीने का सफर तय करके ये पुर्तगाल से यहाँ पे पहुंचा था। और जिस प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे आया था वो था काली मिर्च या ब्लैक पीपर। ब्लैक पीपर। ठीक है ना। ये ध्यान देना है। और यहाँ से ये लौटा, और जब ये लौटा तो 60 टाइम्स ज्यादा बेनिफिट कमाया इससे। ये जो ट्रेड था, इस ट्रेड से, इस व्यापार से, इस पर्टिकुलर व्यापार से उसे 60 गुना ज्यादा का प्रॉफिट प्राप्त हुआ। और इससे काफी मोटिवेट हुआ वहां का एम्पायर भी, और वहां के जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज से जो व्यापारिक समुदाय है वो भी काफी ज्यादा मोटिवेट हुए। तो ये घटना हमने आपकी कब की बता दी है, 1498 की। ठीक है ना। 1498 का। फिर उसके बाद आता है एक डेट 1500 का। एक दूसरा नाविक था जिसका नाम था पेड्रो अल्वारेज। पेड्रो अल्वारेज, ये सेकेंड पोर्तुगीज है हु विजिटेड इंडिया। ठीक है ना। वो दूसरी बार दूसरा पुर्तगाली नाविक है जो इंडिया आया और विजिट यहाँ पे किया। फिर उसके बाद अगला डेट आता है 1502, एंड वास्को डिगामा अगेन अराइव्ड इंडिया। सेकेंड टाइम जो है वो इंडिया विजिट पे आता है। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि एकमात्र यूरोपियंस है जो अपने लाइफ से 3 टाइम्स विजिट किया है, 3 टाइम्स विजिट किया है इंडिया। उसका नाम है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा एकमात्र यूरोपियंस है जो 3 बार अपने जीवन में भारत यात्रा पे आया था। इसका डेथ भी 1524 में यहीं पे गोवा में हुई है। इसका मॉर्चरीज जो है गोवा में अवेलेबल है, ग्रेवयार्ड जो है इसका गोवा में है। तो सेकेंड टाइम्स फिर आया अगेन 1502 में। और 1503 का एक डेट है कि यहाँ पे पुर्तगालियों ने क्या किया, कोचिन में जहाँ मसाले का अच्छा उत्पादन होता था और मसाला खरीदने के लिए, स्पाइस के लिए लोग आया था, तो कोच्चि में इन्होंने क्या की कि अपनी एक फैक्ट्री डाल दी। और ये किसी भी यूरोपियन कम्युनिटीज के द्वारा एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री है। दिस वाज द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ एनी यूरोपियन ट्रेडिंग कम्युनिटी एस्टैब्लिश्ड इनसाइड एट इंडिया। ये ध्यान देना है आपको। और ये भी ध्यान देना है कि कोचिन में ही मसाला बोर्ड का जो है मुख्यालय है। ठीक है। मसालों का वहां पे काफी उत्पादन होता था। अब अगला डेट आता है 1505 का। 1505 में क्या हुआ कि फ्रांसिस फ्रांस सॉरी फ्रांसिस्को दा अल्मीडा को पुर्तगालियों ने अपना पहला गवर्नर बनाया। ही अपॉइंटेड एज ही अपॉइंटेड एज फर्स्ट गवर्नर एज वेल एज फर्स्ट कमांडर इन चीफ। ठीक है ना, ऑफ दिस फैक्ट्री। ये 4 साल यहाँ पे रहा 1509 तक। ठीक है ना। एंड ही इंट्रोड्यूस्ड ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ये क्या था कि पहली बार जब पुर्तगालीज यहाँ पे आए हैं तो उनका उनका टारगेट सिर्फ एक था कि जो समुद्री हिस्सा है उसको अपने नियंत्रण में रखना, किसी से क्लैशिंग नहीं करना, किसी के साथ में विवाद को खड़ा नहीं करना, या किसी के साथ लड़ना झगड़ना नहीं, शांति से अपने व्यापार को करना। और और इसके नियंत्रण को धीरे धीरे करके एक्सपेंड करना।
दैट मीन्स कि बंदरगाह पे नियंत्रण को धीरे-धीरे एक्सपेंड करना और भी ज़्यादा परमिट लेना, अलग-अलग जगह पे फैक्ट्रियों को खोलना या जो समुद्री इलाके हैं, इस पे जो है अपने नियंत्रण को और मजबूत करना, ये उसकी पॉलिसी रही है और इसी पॉलिसी को कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। लेकिन ठीक इसके बाद जो गवर्नर जनरल्स आएगा, जो जिसका नाम था अल्बुकर्क, जो 1510 में आया था, ये काफ़ी एग्रेसिव था, ठीक है ना? ये काफ़ी एग्रेसिव था और ये 1510 से 1529 तक रहा है। दैट मीन्स कि 19 इयर्स यहाँ पे रुका है और इन 19 इयर्स में इसने क्या किया कि कई सारी फैक्ट्रियाँ थी, उसने एक्सपेंडेड नंबर ऑफ फैक्ट्री, ठीक है? उसके बाद इसने क्या किया कि हरमुज़ और मलक्का पे ही कैप्चरिंग हरमुज़ एंड मलक्का, एक पॉइंट था, एक जंक्शन था जहाँ पे प्रोडक्ट जाकर के वहाँ पे स्टोर होते थे और वहाँ से फिर आगे यूरोप की तरफ बढ़ता था। तो एक्सपेंडेड नंबर ऑफ फैक्ट्री फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है कि इन 1510 ही कैप्चर्ड गोवा, ही कैप्चर्ड गोवा, ठीक है ना? और ये सेम गोवा है जो 1530 में पुर्तगालियों की राजधानी बनी है और इसी गोवा पे इनका क्या है कि 1510 से लेकर के और 1961 तक इनका कब्जा बना रहा है। नियर अबाउट 427 ईयर्स के आसपास बैठता है ये, इतने दिनों तक इनके कब्जे में रहा, ठीक है? उसके बाद इन्होंने एक एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी और उसको कहा जाता है न्यू मैरिज पॉलिसी, न्यू मैरिज पॉलिसी। उसने क्या किया था, जो निम्न वर्गीय जो यूरोपियंस थे, उसको इस बात के लिए मोटिवेट किया था कि आप यहाँ भारतीयों के साथ में मैरिज रिलेशंस को एस्टैब्लिश कीजिए और यहाँ के समाज में मर्ज होइए और यहाँ पे जो अपना जो प्रभुत्व है, इम्पैक्ट है, उसको बढ़ाइए, ठीक है ना? और ये है चौथा उसने क्या किया था कि अ नंबर ऑफ इंडियंस को अपने जो इन्फेंट्री में या जो अपनी सेना, अपना जो डिफेंस सिस्टम है, उसमें उसको शामिल करवाया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक चीज़ खास बात क्या है कि चूंकि इसके टाइम में देखने की इतना सारा काम हुआ है एंड ड्यू टू दिस रीजन ही इज नोन एज द रियल फाउंडर्स ऑफ पोर्टुगीज ट्रेडिंग एम्पायर या पोर्टुगीज ट्रेडिंग कम्युनिटी, ये सारा हम लोगों ने देखा है। और अब आगे जो है, जो आप बना, जो गवर्नर जनरल उसका नाम था नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा। ये 1529 में गवर्नर जनरल बन के आया था और इसी के टाइम में 1530 में गोवा became गोवा बी announced, गोवा बी द न्यू कैपिटल ऑफ पोर्टुगीज, पोर्टुगीज, ठीक है ना? ये आपका 1529 की बात हो रही है। अब यदि हम अगला, यदि किसी एक की भी यदि हम लोग बात कर लें, ठीक है ना? एक और गवर्नर जनरल था अल्फांसो डिसूजा, 1522 में एक गवर्नर बन करके आया था फ्रांसिस्को डिसूजा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये नाम? क्योंकि इसी के टाइम में जो ईसाई रिलीजन्स के जो टॉप मोस्ट जो स्पीकर थे या रिलीजियस लीडर्स थे, एक्वा बीवा, एक्वा बीवा एंड मोंसेरात, ये इंडिया विजिट पे आया था, ठीक है? और इसको अकबर ने क्या किया था, ठीक है ना? फ्रांसिस्को डिसीजा, नहीं सॉरी, फ्रांसिस्को जेवियर आया था इसके टाइम में, ठीक है ना? फ्रांसिस्को जेवियर, फ्रांसिस्को जेवियर जो एक धार्मिक गुरु है, धार्मिक टीचर था, रिलीजियस लीडर था क्रिश्चियन कम्युनिटीज का, वो आया था फ्रांसिस्को डिसूजा के टाइम में, ठीक है? तो ये आपके हो गए गवर्नर जनरल से रिलेटेड। हमने क्या बताया, पहला हमने फ्रांसिस्को द अल्मीडा की बात की, सेकंड अल्बुकर्क की बात की, नीनो डी कुन्हा की बात की और फ्रांसिस डिसूजा, चार गवर्नर जनरल्स की हमने बात की। और उस सब ही में सेकंड जो था वो काफी इंपॉर्टेंट था, अल्बुकर्क, ठीक है ना? सेकंड जो गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या था, अल्बुकर्क, अल्बुकर्क, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको रियल फाउंडर्स ऑफ पोर्टुगीज एम्पायर भी कहा जाता है, रियल फाउंडर्स, फाउंडर्स ऑफ पोर्टुगीज ट्रेडिंग कम्युनिटी, ठीक है ना? और एक चीज ध्यान देने वाली बात है
इसी के टाइम पीरियड के बाद पोर्तुगीज जो है काफी एग्रेसिव होने लगे थे और जबरन जो है जो भारत का जो समुद्री हिस्सा है उस पे अपना कब्जा जो स्थापित करने लगा। इसी के टाइम पीरियड में जो है सी पैरेसी जो है समुद्री लूटपाट जो है उसकी शुरुआत यहाँ पे हुई है। ये आक्रामक था, ये एकदम जैसे हमने देखा कि वो अल्मीडा के बारे में कि डिफेंसिव था या ब्लू वाटर पॉलिसी उसने ये किया, किसी से क्लैशिंग की पॉलिसी उसकी नहीं रही है, लेकिन ये एग्रेसिव रहा है, समुद्री हिस्सों पे उसने कब्जा स्थापित किया और टोटल समुद्री नियंत्रण उसके अंदर में आ गया। और इसी के टाइम पीरियड में जो पुर्तगाली अपने आप को समुद्री सम्राट या समुद्री राजा अपने आप को कहने लगे थे, ठीक है ना? और इसने क्या किया, इस समुद्री हिस्से से जो व्यापार होता था, उसके लिए उसने टैक्स लेना स्टार्ट किया। टैक्स और परमिट सिस्टम जो है इसने स्टार्ट किया दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए और इसी टैक्स और परमिट सिस्टम्स को क्या कहा जाता है? कार्ड्स काफिला व्यवस्था। क्या कहा जाता है? कार्ड्स काफिला व्यवस्था या सिस्टम। अब आप ये देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये। और एक चीज़ खास बात ये है कि इसका ज़िक्र हम लोग आगे करेंगे, ठीक है ना? अब थोड़ा-सा देख लो कि जब पुर्तगीज़ यहाँ पे आए हैं, तो पुर्तगीज़ के लिए जो इम्पोर्टेंट जगह वगैरह था, कौन-कौन सा था? एक तो था कोच्चि, जहाँ सबसे पहले पहुँचा ये, दूसरा था गोवा, ठीक है ना? तीसरा था हुगली, चौथा था सेंथेनोमा एक्सेट एक्सेट्रा। ये क्लियर हो गया? अब उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जब पुर्तगाली यहाँ पे पहुँचे हैं, तो वो उन्होंने भारत को क्या दिया? कि जब भी 2 कम्युनिटीज़ आती है, जैसे हम क्या देख रहे हैं कि यूरोप और भारत, तो मैंने क्या कहा कि पहली बार भारत ने में इतनी बड़ी संख्या में यूरोप से लोग किस सिलसिले में आए, व्यापार के सिलसिले में आए। और ऐसा नहीं है कि व्यापारिक संबंध भारत और यूरोप के बीच में नहीं है, प्राचीन समय से चला आ रहा है। सिकंदर के टाइम से, अलेक्जेंडर जब द ग्रेट जो है इसके टाइम से भारत और यूरोप के बीच का जो है राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो संबंध है वो स्थापित था ऑलरेडी और बड़ी संख्या में लोग यहाँ व्यापार करने आते थे, जाते थे। और लेकिन वो किस रास्ते का इस्तेमाल करते थे, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न रूट जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते थे या समुद्री कुछ रास्ते थे उसका इस्तेमाल होता था। लेकिन ये पहली बार था कि एक न्यू ट्रेड रूट को, न्यू सी रूट को इन्वेंट किया था वास्को डी गामा ने, जिसका कि भरपूर इस्तेमाल आने वाले दिनों में तमाम यूरोपीय व्यापारिक समुदायों ने किया था, ठीक है ना? तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यूरोप और भारत के बीच में ऑलरेडी पहले से व्यापारिक संबंध बना हुआ था, ठीक है ना? तो ये इम्पोर्टेंट जगह रहा है जहाँ पे पुर्तगालियों का नियंत्रण रहा है। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये जो समुद्री इलाका था भारत का, उस पे इनका नियंत्रण ज़्यादा था। ये तो ऑलरेडी मैंने कहा है कि वो अपने आप को समुद्री सम्राट या समुद्री एक्सेसस के लिए जाने जाते थे। ये टोटल जो इलाका था इस पे इनका जो एक क्या कहेंगे स्पेशल इम्पैक्ट था, इन्फ्लुएंस था, प्रभाव ज़्यादा था, ठीक है? अब उसके बाद है कि जब वो आया यहाँ पे तो पुर्तगाली ने हमें क्या-क्या दिया? पुर्तगालियों ने सबसे पहले हमें क्या दिया? जहाज़ निर्माण कला, जहाज़ निर्माण कला। अब आप ये कह सकते हैं कि ऐसा क्या है कि मान लीजिए जहाज़ हमारे यहाँ नहीं बना करते थे, ऐसी बात नहीं है। जो नई तकनीक है जहाज़ बनाने में या वैसी जहाज़ें जो लंबी समुद्री यात्राओं पे जाने में सफल हो, उस वो जो टेक्निक जो वहाँ इन्वेंट हुआ था, वो हमें दिया। सेकंड चीज़ उन्होंने क्या दिया? प्रिंटिंग प्रेस। पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है पुर्तगालियों के द्वारा ही कहाँ पे स्थापित किया गया था? गोवा में। और थर्ड चीज़ उन्होंने क्या दिया? तम्बाकू, ठीक है ना? तंबाकू की खेती या तंबाकू का जो प्रचलन है वो उसके बाद ही स्टार्ट हुआ इंडिया में, ठीक है? अब इसके बाद देखिए कि यदि हम लोग ग्रेन्स की बात करें, फूड ग्रेन्स की यदि बात करें, फूड ग्रेन्स या एज़ वेल एज़ जो है आपका वेजिटेबल्स या जो हम लोग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की बात करें कि पुर्तगालियों का क्या योगदान है, कॉन्ट्रिब्यूशंस है हमारे यहाँ, तो मान लीजिए आलू की बात करें, ओनियन हो गया, ठीक है ना? उसके बाद मान लीजिए पपाया हो गया, पपीता, ठीक है ना? या फिर पोटैटो हो गया, आलू, ठीक है? यदि उसके बाद हम लोग बोले नट्स की बात करें, ठीक है ना? उसके बाद मूँगफली की बात करें, मूँगफली, ठीक है? उसके बाद आपका अंगूर की बात करें,
संतरा की बात करें, ये सब के सब, मक्के की बात करें, सॉरी, मक्का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मक्के का पहली बार मानव सभ्यता में उत्पादन जो है यूएसए में स्टार्ट हुआ था, और यूएसए के बाद जो है अमेरिका से यूरोप पहुंचा, और यूरोप से भारत की यदि हम लोग बात करें तो भारत में मक्के को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पोर्तुगीज को दिया जाता है। ये सब तमाम चीजें जो है पोर्तुगीज यहाँ पे लेकर के आए, और इसके बाद ही भारत में बड़ी मात्रा में इन सभी चीजों का जो उत्पादन जो है प्रारंभ हुआ। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और भी है, जैसे अल्फांसो आम, अल्फांसो आम, ठीक है। अब इसका जो प्रोडक्शंस है वो सर्वाधिक कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में, और फिर गोवा में, और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट आम है ये। इसको भी जो है मलेशिया से ला करके, मलेशिया से ला करके अल्बुकर्क ने ही भारत में क्या किया था, उसकी पैदावार को बढ़ाई थी। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के रिस्पेक्ट में, ऑनर में इस आम का नाम रखा गया है अल्फांसो। ठीक है ना। विनायक दामोदर सावरकर की बीबीसी पे एक डॉक्यूमेंट्री है, बीबीसी ने उस पे एक एपिसोड एक बनाया है, उसमें देखिए इसका जिक्र है कि अल्फांसो जो आम है जिसका महाराष्ट्र और गोवा के इलाके में जो उत्पादन होता है, ये भी पुर्तगाली अपने साथ में लेकर के आए थे। इसके अलावा टमाटर की बात करें हम लोग, शकरकंद की बात करें हम लोग, काजू की बात करें, मिर्च की बात करें, अनानास की बात करें, बहुत सारे आइटम्स थे जो पुर्तगाली यहाँ पे लेकर के आए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि ये 1498 में पहुंचा, और 1608 में जो है अंग्रेज पहुंचा यहाँ पे। तो अंग्रेजों को इस देश में काफी सफलता मिली, जबकि पुर्तगालियों को उतनी सफलता नहीं मिली इस देश में। उसके पीछे क्या क्या रीजन है? पहला चीज है कि जब पुर्तगाली यहाँ पे आए थे उस समय मजबूत मुगल शासकों का दौर था, मजबूत मुगल शासकों का दौर, शासकों का दौर या समय। और जब मुगल शासकों को ये पता चला कि ये लोग जो है पायरेसी में इन्वॉल्व है, या क्रिश्चियनिटी का एक्सपेंशन कर रहे हैं या प्रोपिगेशन कर रहे हैं, तो मुगल शासकों को ये गवारा नहीं गुजरा, और धीरे धीरे करके इन पे जो है कंट्रोल करना स्टार्ट किया। सेकेंड है सी पायरेसी, इसके चलते जो है इनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, और समुद्री लूटपाट की जो नीति थी वही नीति थी जो इनको बहुत ज्यादा सफल यहाँ पे नहीं बनाने दिया। तीसरा चीज है कि आगे के समय में अन्य जो यूरोपीय कंपनियां हैं, या अन्य जो यूरोपीय व्यापारिक समुदाय है, उसका आगमन, व्यापारिक समुदाय का भारत में आगमन हो गया, समुदाय का भारत में आगमन हुआ। इससे भी इनके लिए चैलेंजेस और कॉम्पिटिशन्स काफी टफ हो गए। ठीक है ना। और फिर यदि चौथा, यदि हम लोग बात करें, चौथा, तो प्रोपगेशंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार में ये लोग ज्यादा लग गए। और इस समय मजबूत मुगल शासकों का दौर था जो कि क्रिश्चियनिटी को इंफीरियर करके मानता था, और वो उसकी कोशिश होती थी कि यहाँ पे मुस्लिम धर्म या इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है उसका ज्यादा ज्यादा प्रचार प्रसार हो, क्रिश्चियनिटी का बहुत ज्यादा ये नहीं हो। ये सब तमाम ये कारण है जिसकी वजह से इनको ज्यादा सफलता नहीं मिली। एक कारण और भी आप कह सकते हैं कि ये जो समुद्री बंदरगाह वाला जो इलाका है उस पे ज्यादा फोकस करते थे ये लोग, है ना। और जो इंटरनल जो ट्रेड है, भारत के अंदरूनी हिस्से का जो व्यापार है, जैसे अंग्रेजों ने यहाँ पे बंगाल में सबसे ज्यादा फोकस किया, लेकिन ये लोग जो कोस्टल बेल्ट है, या जो समुद्री बंदरगाह वाला जो इलाका है, वहां पे अपना सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वगैरह किया है। ये तमाम चीजें हैं जो छोटा सा वीडियो हमने बनाया है पोर्तुगीज के बारे में, और पोर्तुगीज के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन था वो हमने देने की कोशिश की है। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि कोई सजेशन या कमेंट आप देना चाहते हैं इस वीडियो को, तो वो आपसे आशा और अपेक्षा है कि आप नए कमेंट देंगे। धन्यवाद।